वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो रॉबिन्स है आइडेंटिफाइड 3 डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन की तरह दिए हैं रॉबिन ने बताया हमें है। फर्स्ट है फॉर्मलाइजेशन, सेकंड है सेंट्रलाइजेशन और थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी। तो फॉर्मलाइजेशन क्या कहता है? फॉर्मलाइजेशन कहता है इट रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द एक्टिविटीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा आर स्पेसिफाइड एंड रिटन। यानी फॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो पहले से ही बता दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन रूल्स को फॉलो करना है, इस प्रोसीजर से किसी भी काम को किया जाएगा। तो वो होता है हमारा फॉर्मलाइजेशन। तो फॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि दिस प्राइमरीली मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब हर एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में होगी। तो अब हम समझ लेते हैं इसके मेजर बेनिफिट और क्रिटिसिज्म क्या है, ताकि ये जो टॉपिक है फॉर्मलाइजेशन का वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके मेजर बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके मेजर बेनिफिट क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी जो स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी है उसके उस ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। इट प्रमोट कोऑर्डिनेशन, ऑल एक्टिविटी आर डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ठीक है, ताकि हर एक चीज़ जो है वो स्पेसिफाइड वे में हो और अच्छे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में की जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे फॉर्मलाइजेशन है वहाँ पे जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे लिया जाता है, रूल्स के बेसिस पे, प्रोसीजर के बेसिस पे लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस। यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड एक्टिविटी रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जितनी भी स्टैंडर्डाइज एक्टिविटी है वो क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, लड़ाई झगड़े को रिड्यूस करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरीके से किसी काम को करना है। अगर जो मॉडिफाइड काम होगा कि कोई कहेगा इस तरीके से करना है, कोई कहेगा इस तरीके से करना है, तो उसमें क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं कि तुमने मेरा कहा नहीं माना, तुमने मेरा। लेकिन कोई स्टैंडर्डाइज एक्टिविटी है, कोई रूल्स या प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किसी काम को किया जा रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है क्रिटिसाइज। ठीक है। क्रिटिसाइज क्या है, प्रिवेंट क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह पहले से ही डिफाइंड है, तो वहाँ पे हम कोई भी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, कोई भी फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट नहीं होता। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडोप्ट नहीं कर पाएगी ईजिली। उसके बाद आता है मे बी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मे बी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज द रूल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाना। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल में फेस ग्रेट रेजिस्टेंस बाय द एम्प्लॉयज। यानी कि क्या कहा गया, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए रूल्स वगैरह लाए जाएंगे तो वो एम्प्लॉयज़ क्या नहीं कर पाएंगे, उसको ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक तरीके से काम कर रहे हैं, एक जो है रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो कोई चेंजेस आते हैं तो उसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा फॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मलाइजेशन के अंदर ये होता है कि हर एक चीज़ जो है फॉर्मल वे में की जाती है, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह को फॉलो किया जाता है, कोई फ्लेक्सिबल कोई चेंजेस हम उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायमेंशन जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन वेयर टॉप मैनेजमेंट मेक ऑल द डिसीजन एंड मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट merely implement the decision taken by the top management। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी डिसीजन हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है, और मिडिल लेवल और लोअर मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, उन डिसीजन को फॉलो कर रहा है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिसीजन किसके द्वारा लिए गए थे, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में अंदर क्या होता है, इन विच डिसीजंस आर मेड ऑल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेता, बल्कि जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर कोई जो है इक्वली डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन डिक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजमेंट। यानी कि अगर सारी चीज़ क्या होगी, सेंट्रलाइज वे में होगी, तो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी के लिए, क्योंकि सारी की सारी सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जितनी भी अथॉरिटी है किसी डिसीजन को लेने की वो टॉप मैनेजमेंट के पास है। लेकिन अगर सबॉर्डिनेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी चाहिए। जब उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने के लिए, कहीं ना कहीं वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगा।
पूछने के लिए कि क्या ये मैं काम कर सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा, डिले भी होगा और टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सारे डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजन होते हैं। अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा मैनेजमेंट सेंट्रलाइज है, तो जो मेन डिसीजन है उन पर फोकस नहीं दे पाएगा मैनेजमेंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनेजर कांट डेलीगेट ऑल देयर अथॉरिटी। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो क्या नहीं कर सकता, अपनी सारी की सारी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकता कि अपने जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्प्लीटली सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, दोनों का बैलेंस होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट था हमारा वो था कॉम्प्लेक्सिटी, जो डायमेंशन है, जो थर्ड डायमेंशन है वो कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, इट रेफर टू डिफरेंस अमंग द जॉब्स एंड यूनिट। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जो हमारी जॉब्स है, यूनिट्स है, उसमें क्या आना, डिफरेंस आना, कॉम्प्लेक्स बन जाता। यानी कि एक तो होती है सिंपल चीज़ें जो करने में आसान होती है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, डिफरेंस आ जाना, जॉब्स में और यूनिट्स में डिफरेंस आ जाना, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी देयर में बी हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल डिफरेंशिएशन, स्पेटियल डिफरेंशिएशन। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को हमने 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्पेटियल। उसके बाद सबसे पहले हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन रेफर टू द नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट एट द सेम लेवल। सेम लेवल पे ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। ठीक है, सेम लेवल पे ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। इट नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर मोर स्पेशलाइज स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन विल टेंड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि हर एक एक्टिविटी को हमें क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है हर एक एक्टिविटीज़ पे। तो कहीं ना कहीं उन एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि हर एक एक्टिविटी को ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, ज़्यादा स्किल्स रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत सारी डिवीजन ऑफ टास्क करना पड़ेगा, ताकि हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से कंसंट्रेट किया जाए। सेम लेवल पे हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके। लेकिन ये क्या बन जाता है, जब हम हर एक एक्टिविटी को अच्छे से डिवाइड कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटेशन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर हम ओरिजेंटली की बात करें तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंटाइजेशन। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन का। उसके बाद आता है हमारा वर्टिकल डिफरेंशिएशन। वर्टिकल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वो तो सेम लेवल पे था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो जो होता है वो सेम लेवल पे होता है, लेकिन वर्टिकल डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है। लेवल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। इट रेफर टू नंबर ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल है। इट रिफ्लेक्ट डेप्थ ऑफ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंक्रीज इन हायरार्किकल लेवल एनहेंस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जितने लेवल बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल है तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 10 लेवल है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसके बाद क्या किया, इन सच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिकम डिफिकल्ट। यानी कि जितनी ज़्यादा हायरार्की होगी, ठीक है, उसमें उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी क्या आ सकता है, बैरियर आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है स्पेटियल डिफरेंशिएशन। स्पेटियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि उसके बाद आता है हमारा स्पेटियल डिफरेंशिएशन। स्पेटियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट रेफर टू लोकेशन ऑफ यूनिट एंड पर्सनल आर डिस्पर्स्ड। These days, activity of organization are located in different areas. Multiple location increase complexity, coordination and interaction also become difficult in such organization। एक ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम क्या कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एक्टिविटी को परफॉर्म करना क्या बना देता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, प्रॉपर इंट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या है, कोऑर्डिनेशन और इंट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि अगर हम किसी एक लोकेशन पे काम करते हैं तो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे काम करना वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये थे हमारे 3 डायमेंशंस। फर्स्ट था हमारा
फॉर्मलाइजेशन, सेकंड था हमारा सेंट्रलाइजेशन और थर्ड था कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल डिफरेंशिएशन और स्पैटियल डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।